नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं लेखिका मधु कांकरिया द्वारा रचित यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़ी, जिसमें लेखिका सिक्किम की राजधानी गंगटोक की यात्रा पर जाती हैं। वहां आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करती हैं। वह हमें संदेश देती हैं कि मनुष्य को प्रकृति के निकट रहने का प्रयास करना चाहिए। इसी में जीवन का सबसे बड़ा आनंद होता है। लेखिका उस यात्रा के दौरान कंचनजंगा चोटी को देखना चाहती है, लेकिन बादल होने की वजह से उनको दिखाई नहीं देती है। लेकिन आसपास के फूलों को देखकर, तीस्ता नदी की सुंदरता को देखकर उसका मन काव्यमय हो जाता है। युमथांग की यात्रा के दौरान वो दलाई लामा के बारे में कुछ जानना चाहती हैं। बौद्ध पताकाओं के बारे में जितेंद्र नार्गे उनको बताते हैं। साथ ही जितेंद्र नार्गे उनको बताते हैं कि यह स्थान है कवि लॉन्गस्टॉक, जहां पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। साथ ही धर्म चक्र के बारे में भी उनको बताते हैं कि इसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका को लगता है कि पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है, हमारी पाप पुण्य की, अंधविश्वास की अवधारणाएं एक जैसी हैं। आगे शुरू करते हैं। चित्रलिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। लेखिका कहती हैं कि कभी आकाश में बादल छा रहे हैं, कभी मौसम साफ हो रहा है। यह ईश्वर की माया मुझे अनोखी लग रही थी। यह माया और छाया का खेल, कभी मौसम साफ हो रहा था, कभी धुंध बादल छा जाते थे। यह मुझे अनूठा खेल उस ईश्वर का दिखाई पड़ रहा था, प्रकृति का दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अपने नए नए रहस्यों का उद्घाटन करके, उनको दिखाकर, यह प्रकृति, यह नेचर मुझे और अधिक सयानी अर्थात समझदार बनाना चाहती है, अर्थात मेरे जीवन में अनुभव का एक पृष्ठ और जोड़ देना चाहती है। लेखिका युमथांग की यात्रा पर जा रही है, जो गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में वो जो कुछ भी देख रही है वह हमें बता रही है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छंटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब और सब तरफ जैसे जन्नत, जन्नत अर्थात स्वर्ग जैसा दृश्य उनको दिखाई दे रहा था। बिखरी पड़ी थी, नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती। लेखिका कहती हैं कि जब हमने जीप रुकवा दी, थोड़ा आराम करने लगे, चारों तरफ देखने लगे, तो चारों तरफ के जो पहाड़ थे, फूल थे, पेड़ पौधे जो भी हमें दिखाई दे रहा था, उनको देखकर हमें स्वर्गीय आनंद प्राप्त हो रहा था। जहां तक मेरी दृष्टि जा रही थी, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा था, प्रकृति की खूबसूरती मुझे दिखाई दे रही थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था, थिंक ग्रीन। लेखिका कहती है कि जैसे ये पर्वत, ये झरने, ये फूल, ये घाटियां आदि सब हमें प्रेरित कर रही हो, प्रेरणा दे रही हो। क्या? दूसरों को निरंतर सब कुछ दे देने की प्रेरणा ये हमें जैसे दे रहे हों। अर्थात पर्वत हैं, झरने हैं, फूल हैं, घाटियां हैं, इनके पास जो भी कुछ होता है ये कभी अपने लिए नहीं बचा कर रखते हैं, अपितु मनुष्य को या अन्य जीव जंतुओं को सब कुछ अपना समर्पित कर देते हैं, जैसे ये संदेश हमें दे रहे हों। आश्चर्य है, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। अर्थात लेखिका कहती हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, अलग अलग दृश्य हमें दिखाई दे रहे थे। लेखिका आश्चर्य करती है, कल्पना करती है कि ईश्वर के बनाए इस ब्रह्मांड में हर पल
नई घटना घटित हो रही है जिसका हम अनुमान लगा लेते हैं, कुछ का हम अनुमान लगा भी नहीं पाते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा ही आज हो रहा था। पल पल के बदलते दृश्य मुझे बहुत अधिक समझदार बनाने को उतारू हो रहे थे। सतत प्रवाहमान झरने, सतत लगातार बहते हुए ये झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी और ऊपर से नीचे की तरफ पूरी गति के साथ, तेजी के साथ बहती तीस्ता नदी उसी ब्रह्मांड की गतिशीलता का प्रमाण मुझे दे रहे थे कि इस ब्रह्मांड में पल पल हर पल नया कुछ घटित हो रहा है। सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, यहाँ पर बादलों का मानवीकरण किया गया है। मध्यम मध्यम, धीमे धीमे हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल। वहीं धीमी धीमी हवा चल रही है, प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल खिले हुए हैं जो हल्के हल्की बहती बहती हवा में हिलोरे ले रहे हैं, जो लेखिका को बहुत अच्छा लग रहा है उनको झूमते हुए देखकर। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए, अर्थात सभी अपने हिसाब से अपने जीवन को जी रहे हैं, अपनी लय में अपने जीवन को प्रवाहमान बनाए हुए हैं। चैरवती, चैरवती, चलते रहो, अर्थात यही जीवन का रूप है, यही जीवन का सार है कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व, अर्थात हमारा जो अस्तित्व है वह एक तिनके के समान है। अगले पल क्या होने वाला है हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो मनुष्य है वह लंबी लंबी कल्पनाएं, लंबे लंबे बड़े बड़े सपने देखकर जीवन जीता रहता है, जबकि वह वास्तविकता को भूल जाता है। अर्थात इस संसार में एक बड़ी सत्ता भी है, वह ईश्वर की सत्ता है। अपने आप को ही सब कुछ मान लेना भी उचित नहीं है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। यही एक मुख्य संदेश है इस पाठ का। लेखिका कहती हैं कि इन प्रकृति के उपादानों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जीवन का आनंद इस चलते फिरते सौंदर्य में ही समाया हुआ है। जब हम एक कमरे में बंद रहकर, एक शहर में, एक नगर में बंद रहकर अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं, वह जीवन आनंद भरा नहीं होता है। पहली बार इस प्रकृति की सुंदरता को देखकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि इन पहाड़ों के बीच में रहकर ही वास्तविक जीवन जीने का आनंद हमें मिलता है। मनुष्य को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति से अपना संबंध नहीं तोड़ना चाहिए। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। अर्थात एकात्म होना, एक हो जाना। जैसे आपने देखा कि कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है, वह अपने शरीर को भूल जाता है, उसका मन उस ईश्वर से जुड़कर एक हो जाता है, दोनों में कोई भेद नहीं रहता है। ऐसे ही प्रकृति की सुंदरता को देखकर लेखिका उसमें इतनी खो जाती है कि वह भूल जाती है कि वह कौन है, कहाँ से आई है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ही उसका सब कुछ है और वह प्रकृति की सब कुछ है, जैसे दोनों का भेद बीच का मिट गया हो। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थीं। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। अर्थात ऐसे ही स्थानों पर ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसे ही शांत वातावरण में ईश्वर की भक्ति हो सकती है। मेरी आत्मा के सारे दरवाजे खुलने लगे, अर्थात आत्मा को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, टूट कर बिखर गया। अर्थात जो मैं ध्यान मग्न सब कुछ महसूस कर रही थी, अचानक मेरा ध्यान वहां से हट गया, मैं कुछ और महसूस करने लग गई थी। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल, नींद की अवस्था होती है जैसे,
अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। लेखिका कहती हैं कि अचानक मेरे मन का भाव बदल गया, जैसे कोई ध्यान लगाकर नृत्यकी नाचने वाली ध्यान मगन नाच रही है और अचानक उसके पैरों के घुंघरू टूट जाते हैं तो उसका ध्यान बंट जाता है, वह नाचना रोक देती है। ऐसे ही प्रकृति की सुंदरता में जो मैं खोई हुई थी, अचानक मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि वहां से मेरा ध्यान हट गया। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से, अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, अर्थात जो सबसे विशेष है, सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको। डोको वहां एक बड़ी टोकरी होती है, उसको वो डोको कहते हैं स्थानीय भाषा में। डोको में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थीं। लेखिका क्या कहती हैं कि वहां पर कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों को तोड़ रही थी। उनका जो शरीर था वह गूथे हुए आटे के समान कोमल दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इस कोमल शरीर के साथ वो कठोर परिश्रम कर रही थी। उनके हाथों में कुदाल थी, हथौड़े थे। कुछ औरतें ऐसी थी जिन्होंने अपनी पीठ पर टोकरी बांधी हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने बच्चे को लेटा रखा था, सुला रखा था, अर्थात बच्चे को साथ में लिए हुए ही वो मेहनत कर रही है, जी तोड़ मेहनत कर रही है और कुदाल को पूरी ताकत के साथ जमीन पर वो मार रही है। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य दैन्य दीनता का भाव, जिस पर दया आ जाए हमें देखकर, और जिंदा रहने की जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। लेखिका को लगा कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा सुखी हैं। उनका जीवन तो आनंद से भरा है, खुशियों से भरा है, उनके जीवन में कोई कष्ट दुख तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ की औरतें कितनी कठोर मेहनत कर रही हैं, पत्थरों को तोड़ रही है, कुदाल से खुदाई कर रही है, साथ ही साथ पीठ पर अपने बच्चों को भी बांध रखा है उन्होंने, तब उनको लगा कि वास्तव में जो मैं सोच रही थी वैसा जीवन यहाँ के लोगों का नहीं है। यहाँ के लोग हैं वादियों के बीच में, नदियों के बीच में, स्वर्ग जैसे सौंदर्य के बीच में भी भूखे का जीवन जी रहे हैं। मौत का सामना उनको करना पड़ता है। दैन्यता का भाव उनके लिए हमारे मन में आ जाता है। उनको देखकर हमें लगता है कि ये दया के पात्र हैं हमारे, और जिंदा रहने के लिए अपने जीवन से जैसे वो जंग लड़ रहे हैं। इन औरतों को देखकर यही तो लगता है कि ये मातृत्व, अपनी माँ का कर्तव्य भी निभा रही हैं, साथ ही मजदूरी का काम भी कर रही है, श्रम मेहनत भी ये साथ में ही कर रही है। वहीं पर खड़े BRO, BRO की शॉर्ट फॉर्म है, अर्थात इसकी फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो आपने देखा कि चीन की सीमा की तरफ जो काम चल रहा है, वहां पर जो सड़कों का निर्माण हो रहा है चीन सीमा की तरफ, तो उनका निर्माण BRO ही करवा रहा है, जो हम न्यूज चैनल्स पर आजकल देख पा रहे हैं। तो वहीं पर खड़े BRO के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, यह क्या हो रहा है? अर्थात लेखिका BRO के एक कर्मचारी से इस बारे में पूछती हैं। चुहलबाजी के अंदाज में उसने बताया था, लेखिका को बताया, चुहलबाजी ये जैसे मजाक कर लेता है कोई, हंसी मजाक के मूड में, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। तब वह आदमी उनको बताता है, जो BRO का एक अफसर था या कोई आदमी था, वो बताते हैं कि जिन रास्तों से गुजरकर आप बड़े बड़े हिम शिखरों को छूना चाहती है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहती हैं, ये पहाड़िन औरतें उन्हीं रास्तों को चौड़ा करने के लिए, सड़कों को बनाने के लिए पत्थरों को तोड़ रही हैं।
बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। मेरे मुंह से अकस्मात अचानक ही निकला। वह संजीदा हो गया। अर्थात पहले तो वह एक मजाक की तरह बात कर रहा था, अब जैसे वो गंभीर हो गया जी। और वो कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। दुसाध्य जिसे करना आसान नहीं है, जो बड़ा मुश्किल कार्य होता है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है। ये कौन बता रहे हैं? बीआरओ के जो आदमी वहां पर खड़े हैं वो उनको, लेखिका को जानकारी दे रहे हैं। और वो सारी जानकारियां लेखिका इस यात्रा वृतांत के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है कि वहां के लोगों का जीवन कैसा है। फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। तो वो आदमी उनको बताते हैं कि बड़ी बड़ी चट्टानों को पहले डायनामाइट से तोड़ा जाता है, तब वो पत्थर टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। फिर उनको हथौड़ों से और छोटा किया जाता है आकार में। उसके बाद उनको जैसे हम दीवार बनाते हैं, ऐसी दीवारें घाटी से ऊपर की तरफ बनाई जाती है, सड़कों के किनारे पर बनाई जाती है। और इसके लिए उनको नीचे भी उतरना पड़ता है। अगर हल्की सी भी चूक हो जाती है तो उनमें से कोई भी नीचे पाताल की तरफ, अर्थात जो पाताल के समान गहरी घाटियां हैं, उनमें कोई भी गिरकर अपने प्राणों को गंवा सकता है। क्योंकि उनको पत्थरों को लगाने के बाद एक लोहे की मोटी जाली से बांधना भी होता है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्स यू डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। अर्थात आप ताज्जुब करेंगे, आपको हैरानी होगी, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। अर्थात इन रास्तों को बनाना मौत को दावत देना है, लेकिन इन लोगों ने अपने परिश्रम से, अपनी लगन से इन सड़कों को बनाते हुए मौत को भी झूठा सिद्ध कर दिया है। अर्थात अपने प्राणों को भी बचाया है और इन रास्तों को, इन कठिन रास्तों को भी उन्होंने निर्मित किया है, बनाया है इन्होंने। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। लेखिका क्या कहती हैं? अचानक मेरा ध्यान कहीं और चला गया, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। लेखिका अपनी पुरानी बातों को याद कर रही है। उनको याद आता है कि जब वह गुमला और पलामू के जंगलों में भ्रमण के लिए गई थी, घूमने के लिए गई थी, वहां पर भी उन्होंने देखा था कि वहां रहने वाली जो आदिवासी युवतियां होती है, यहाँ के लोगों के समान वो भी कठिन परिश्रम करती हैं। उन्होंने भी, वहां की औरतों ने भी, उन आदिवासी स्त्रियों ने भी अपनी पीठ पर अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कपड़े से बांध रखा था और आग जलाने के लिए वह पत्तों की तलाश में जंगल में भटक रही थी। छोटी छोटी लकड़ियों को वो ढूंढकर इकट्ठा कर रही थी। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए हाथ, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए हाथ और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठांठे, ठांठे पड़ना, हाथों में गांठ पड़ जाना, निशान हो जाना। आपने देखा होगा कि जब हम हाथों से कठोर परिश्रम करते हैं तो हमारी उंगलियों के नीचे, अर्थात हथेलियों के पास की जो ये गांठें हैं, ये मजबूत हो जाती है, कठोर हो जाती हैं। तो यही वो लेखिका हमें बता रही है, एक परिदृश्य हमारे सामने प्रस्तुत वो कर रही है। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह है एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। तो लेखिका बताती हैं कि आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाइए, मजदूर करने वाले, परिश्रम करने वाले लोग हमेशा ऐसा ही जीवन जीते हैं, कष्ट का जीवन वो जीते हैं।
चाहे वो आदिवासी लोग हो, चाहे पहाड़ों में रहने वाले लोग हो, चाहे समतल मैदान में रहने वाले लोग हों। उनके लिए आंसू, अभाव, यातना, वंचना, धोखा, छल कपट जिसको आप वंचना कहते हैं, वो सब लोगों के लिए इस दुनिया में सब जगह बराबर रूप से मिलते हैं, चाहे आप किसी देश में चले जाइए। सारी मलाई एक तरफ, लेकिन मलाई का मतलब है जो अच्छी चीजें हैं, अर्थात यहाँ पर इशारा किसकी तरफ है? अमीर लोगों की तरफ है। अमीर लोग हर जगह अमीर ही रहते हैं, गरीब लोग हर जगह गरीब ही रहते हैं, वो हमेशा दुख का ही जीवन जीते हैं, कष्ट का जीवन जीते हैं। लेखिका यह बात हमें सांकेतिक रूप में बता रही हैं। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। लेखिका के साथ एक यात्रा कर रही है, उनका नाम क्या है? उनकी जो सहयात्री है उनका नाम है मणि। तो लेखिका अपनी जीप से उतरकर दूसरी तरफ चली गई थी कुछ देखने के लिए, प्रकृति का सौंदर्य देखने के लिए। तो जितेन नार्गे और मणि उनको ढूंढते वहीं तक पहुंच जाते हैं। मुझे गमगीन, गमगीन होता है गम में डूबी हुई, उदास देखकर जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। तो जितेन नार्गे देखते हैं कि लेखिका इन पहाड़िन औरतों को देखकर उदास हो गई है, इनके दुख को महसूस कर रही है। तब जितेन नार्गे कहते हैं कि यह तो आम जनता है, यह तो किसी भी देश में चले जाइए, देश के किसी भी कोने में चले जाइए, ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे जो कष्टों में अपना जीवन जीते हैं। लेकिन आप इनको देखने के लिए यहाँ पर नहीं आई हैं, आप तो पहाड़ों की सुंदरता को देखने यहाँ आई हैं, उसके लिए आपने बहुत पैसे खर्च किए हैं। आप पहाड़ों की सुंदरता देखिए, वह हर जगह आपको नहीं मिलेगी। ऐसे लोग तो जो अभावों में जीवन जीते हैं, कष्टों में जीवन जीते हैं, आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड रिपेइंग, अर्थात कम लेती हैं और ज्यादा देते हैं वे लोग। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो अमीर लोग कैसे बन पाएंगे? अगर ऐसे लोग नहीं होंगे जो कम पैसे में काम करते हैं तो इस दुनिया में संतुलन बन ही नहीं पाएगा। अर्थात यही है जो इस दुनिया में संतुलन बनाए हुए हैं, कम पैसे लेकर ये अधिक काम करते हैं। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां, मेहनत करने वाली जो सुंदर स्त्रियां थी, जो पत्थरों को तोड़ रही थी, जिन्होंने डोकों में अपने बच्चों को बांध रखा था, जो कुदालों से काम कर रही थी, किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि सारा की जीवन लहरा उठा था और सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। लेखिका सोच रही थी कि ये ऐसे मेहनत करती हैं, परेशान रहती हैं, हमेशा दुखी रहती हैं, तो ऐसा सोचकर वो दुखी हो गई थी, अर्थात उनका जीवन तो खंडहर के समान है। लेकिन उनको देखकर जब वो हंस रही थी, उनको लगा कि जैसे उनका जो खंडहर जैसा जीवन है वो ताजमहल के समान बन गया है। अर्थात वो इस कठोर परिश्रम को, इस संघर्ष को भी खुशी खुशी सहन करती हैं, अपने जीवन में कभी बोझ के रूप में उसको स्वीकार नहीं करती है, अर्थात मन से हमेशा वो काम में लगी रहती हैं। अब यहां से ये दृश्य बदल जाता है। अब आगे की बात लेखिका आगे शुरू करती हैं। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर जो ऊंचाइयों शब्द है, ऊंचाई एक वचन में अगर हम उसको लिखते हैं तो बड़ी ई का प्रयोग होता है, लेकिन बहुवचन में ऊंचाइयों करते हुए बहुवचन में बड़ी ई का छोटी ई बदल जाता है, इसलिए है व्याकरण की दृष्टि से शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, ऊंचाइयों में छोटी ई का प्रयोग होना चाहिए। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे, जितेन बता रहा था। अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे, जिसको आप जिगजैग कहते हैं, मतलब सीधा रास्ता नहीं है, वो उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, घुमावदार रास्ता अब वो आगे आने वाला है। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के
ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3 साढ़े 3 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। जितेन आगे जो उनके गाइड भी हैं, मार्गदर्शक भी है, वो वहाँ की जानकारी उनको दे रहे हैं क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले हैं। नेपाल से वो आए हैं और नेपाल और जो सिक्किम का क्षेत्र है वो मिलता जुलता सा है, वहाँ की संस्कृति भी काफी मेल खाती है। तो जितेन नार्गे वहाँ की जानकारी उनको दे रहे हैं। क्या स्कूल बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मणि क्या पूछती हैं, क्या इनके लिए स्कूल बस नहीं होती यहाँ पर कि इनको इतनी दूर पैदल जाकर स्कूल पहुंचना पड़ता है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। चिकना बर्फीला क्या होता है? जो मोटे पेट वाला होता है, क्योंकि यहाँ के लोग क्या है, ऊंचे नीचे पहाड़ियों पर चढ़ते उतरते रहते हैं, काफी उनको मेहनत करनी पड़ती है। अर्थात यहाँ पर जैसे समतल मैदानों में मोटे पेट वाले लोग रहते हैं, जिनका जो संघर्ष होता है जीवन से वो कम होता है, ऐसे लोग आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही सकूल है। तराई क्या होता है? नीचे घाटी की तरफ, ढलान की तरफ जाकर, पहाड़ से नीचे उतरकर। तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओ के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपनी माताओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, मवेशी पशुओं को चराते हैं। अर्थात वो स्कूल में भी जाते हैं, उसके बाद वो अपना काम करते हैं, अपने मम्मी पापा की, घर वालों की मदद करते हैं। गाय भैंस जो उनके पास है, बकरियां उनके पास, उनको चराने का काम भी करते हैं, पानी भी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता के साथ उनके जीवन के संघर्ष में शामिल होते हैं, मेहनत का काम वो करते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। रास्ते पहले से अधिक तंग हो गए थे, छोटे हो रहे थे अब। कई बार लगता था जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीभ जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीभ इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। ऐसा उनको देखकर लग रहा था कि बिल्कुल जैसे जीभ को नापकर ही रास्ता बनाया गया है, ज्यादा चौड़े रास्ते वहां पर नहीं थे। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो कोई भी गाड़ी है वह घाटी में नीचे खाई में गिर सकती है। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। लेखिका कहती है कि वहां के रास्ते थे वो इतने सरल नहीं थे, बड़े कठिन रास्ते थे वहां के, और बड़े मुश्किल से वहां पर जाना होता था लोगों का। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती थी तो गाड़ी नीचे गिर सकती थी। और जगह जगह सरकार की तरफ से निर्देश दिए हुए थे, खतरों के प्रति सजग किया जा रहा था। एक जगह लेखिका देखती है जहां पर लिखा हुआ था कि गाड़ी को आप धीरे चलाइए, घर में आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आपको सावधानी पूर्वक यहाँ पर गाड़ी चलानी चाहिए।